सो लास्ट क्लास तक हमने सूडो फोर्स कंप्लीट कर लिया था। देखो अब तक हमें क्या क्या फोर्सेस के साथ डील करना आता है। सो फोर्सेस हमने देखो अब तक क्या क्या फोर्सेस डील कर लिए। नॉर्मली एक्शन, टेंशन, वेट हो गया। लास्ट क्लास में एक फोर्स और सीखी थी आपने, सूडो फोर्स के साथ कैसे डील कर। अब देखिए, एक फोर्स और आपको सीखनी है, फ्रिक्शन। तो मेथड वही है, आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, सॉल्व करेंगे, फोर्सेस ऐड होती चली जाएंगी। अब से एक फोर्स और आएगी विच इज फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शन इन जनरल एक फोर्स है जो रिलेटिव मोशन का अपोज करती है। कि अगर आपने एक सॉलिड सरफेस ली, दूसरी सॉलिड सरफेस पर, एक बॉडी दूसरी बॉडी पर मूव कर रही है, लाइक आपने ये सरफेस ली, इसके ऊपर ये बॉडी मूव कर रही है, तो एक फोर्स इस बॉडी के मोशन का अपोज करेगी। जो भी फोर्स इस बॉडी के मोशन का अपोज करेगी, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जरूरी नहीं कि सिर्फ सॉलिड्स में एक्ट करे, लिक्विड में भी फ्रिक्शन एक्ट करता है। अगर आपने चीज ऑब्जर्व करी हो कि वाटर है, वाटर में अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्लो कर रही है तो वाटर भी उसका अपोज करता है, तो वाटर भी फ्रिक्शन ऑफर करता है। बट वाटर जो फ्रिक्शन ऑफर करेगा, वाटर की तरह एयर भी फ्रिक्शन ऑफर करती है, मोशन का अपोज करती है। बट एयर जो फ्रिक्शन ऑफर करता है, उस फ्रिक्शन को फ्रिक्शन ना कहकर विस्कोसिटी कहते हैं। तो देखो जरा ये डिवीजन। तो फ्रिक्शन इज अ फोर्स which oppose relative motion। तो फ्रिक्शन एक फोर्स है जो फोर्स रिलेटिव मोशन का अपोज करेगी। तो जो भी फोर्स रिलेटिव मोशन का अपोज करती है, दैट फोर्स इज नोन एज फ्रिक्शन। देखो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस क्या क्या है। रिलेटिव मोशन मींस ये सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर दूसरी सरफेस मूव कर रही है, तो दोनों सरफेसेस के बीच में मोशन है। अगर ये दोनों एक साथ मूव कर दें तो इनके बीच में कोई मोशन नहीं है। मोशन तब है जब दोनों एक साथ ये रिलेटिव मोशन। अगर ये दोनों एक साथ मूव करते हैं, ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर रही, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जो मोशन होगा दैट्स रिलेटिव मोशन। अब देखिए, फ्रिक्शन को आप कितने पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। अब जरा ढंग से सुनना अगले 10 मिनट। फ्रिक्शन को मेजर आप दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। फ्रिक्शन आपका इंटरनल भी हो सकता है, फ्रिक्शन आपका एक्सटर्नल भी हो सकता है। इंटरनल फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन है जो फ्लूइड्स में एक्ट करेगा। इट एक्ट्स बिटवीन layers of fluid। सो इंटरनल फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन है जो फ्लूइड की लेयर्स के बीच में एक्ट करता है, उसे आप इंटरनल फ्रिक्शन कहोगे। एक्सटर्नल फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन है जो अलग अलग सॉलिड सर्फेसेस में काम करता है। इट एक्ट्स बिटवीन सॉलिड सर्फेसेस। सॉलिड सर्फेसेस में जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा उसे हम एक्सटर्नल फ्रिक्शन कहेंगे। लिक्विड या गैस की लेयर्स में जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा दैट इज इंटरनल। इसी इंटरनल फ्रिक्शन को विस्कोसिटी कहते हैं। ये विस्कोसिटी हमें अभी नहीं स्टडी करना है, विस्कोसिटी सेकेंड बुक में आएगा। अब ये जो एक्सटर्नल फ्रिक्शन है, इस एक्सटर्नल फ्रिक्शन को आप फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। बेसिकली जिसे हम फ्रिक्शन कहते हैं वो एक्सटर्नल फ्रिक्शन ही है। जब हम कहते हैं जनरली फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मींस एक्सटर्नल फ्रिक्शन। अब ये दो तरह का होता है, ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी हो सकता है,
ये तब भी एक्ट कर सकता है जब एक सरफेस दूसरी सरफेस पर स्लाइड कर रही है, और यही फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन भी हो सकता है। इसी फ्रिक्शन को आप रोलिंग फ्रिक्शन भी करें। तो दो सरफेसेस के बीच में जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है वो फ्रिक्शन स्लाइडिंग भी हो सकता है, जैसे एक सरफेस दूसरे पे स्लाइड करी, जो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, या स्लाइडिंग फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। और यही फ्रिक्शन रोलिंग भी हो सकता है, जैसे टायर है, टायर रोड पर रोल कर रहा है, तो वहां जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा दैट इज अ रोलिंग। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जान। सर अगर किसी इंक्लाइन प्लेन पे कोई बॉल रख दी जाए तो वो कौन सा फ्रिक्शन होगा? दोनों फ्रिक्शंस एक्ट करेंगे, रोलिंग भी एक्ट करेगा और उसमें स्लाइडिंग भी एक्ट करेगा, दोनों ओके सर। करेगी और रोल भी। स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, इसको फर्दर हम तीन पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। दिस स्लाइडिंग फ्रिक्शन कुड बी स्टैटिक, दिस स्लाइडिंग फ्रिक्शन कुड बी डायनामिक, और एक और बीच में डाल देता है, दिस कुड बी लिमिटिंग, और दिस कुड बी डायनामिक कहो या काइनेटिक कहो। अभी देखेंगे डिटेल में इनका मतलब क्या है। तो ये डिवीजन है फ्रिक्शंस के, इंटरनल और एक्सटर्नल होता है। इंटरनल फ्रिक्शन फ्लूइड की लेयर्स के बीच में एक्ट करेगा, तो इंटरनल फ्रिक्शन सिर्फ फ्लूइड्स के लिए, सॉलिड लिक्विड्स और गैसेस के लिए, इसे विस्कोसिटी कहते हैं। एक्सटर्नल फ्रिक्शन अलग अलग सॉलिड सर्फेसेस में एक्ट करता है। एक्सटर्नल फ्रिक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग तीन तरह का होगा, स्टैटिक, लिमिटिंग और काइनेटिक। इतना लिखिए। कोई डाउट है इसमें तो बताइए मुझे, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। हालांकि इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि अभी हम डिस्कस कर पाए। इसमें सर, हाँ युवराज। सर इंटरनल फ्रिक्शन एक्ट कैसे करती है? लाइक एक्ट बिटवीन लेयर्स ऑफ फ्लूइड, तो मतलब दो अलग फ्लूइड या एक ही फ्लूइड के अंदर? तो वाटर भी फ्लो कर रहा है, वाटर लेयर्स की फॉर्म में फ्लो करता है, तो वाटर की एक लेयर और दूसरी लेयर एक दूसरे के मोशन को अपोज करेगी, वो हाँ। विस्कोसिटी। अच्छा सर, तभी हम देखते हैं जो वो थोड़ी सी लेयर बनती है पानी की जब वो फ्लो कर रहा होता है। हाँ, अब ये आप तब फील कर सकते हैं अगर आप वाटर लो और हनी लो, दोनों को फ्लो कराओ, किसका फ्लो ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड होगा? हनी का। हनी का। द रीजन इज वहां फ्रिक्शन ज्यादा है लेयर्स के बीच, विस्कोसिटी। एंड एक्सटर्नल फ्रिक्शन सर कोई भी जैसे ऑब्जेक्ट हो गया? एक्सटर्नल फ्रिक्शन, हाँ, कोई भी दो कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो गए। सॉलिड सर्फेसेस के बीच में जो है। सर एक्सक्यूज मी सर। सर अगर कोई सॉलिड चीज किसी लिक्विड के ऊपर रखी है तो उन दोनों में भी फ्रिक्शन होगा? विस्कोसिटी एक्ट करेगी वहां, सॉलिड ये एक्सटर्नल फ्रिक्शन नहीं एक्ट करेगा, वहां विस्कोसिटी एक्ट करना। जैसे ही फ्लूइड आ जाएगा, फ्लूइड के आते ही विस्कोसिटी आनी शुरू हो जाएगी। सर दोनों में से कोई एक चीज भी फ्लूइड हो तो विस्कोसिटी एक्ट करती है? ओके सर। फ्रिक्शन तब आएगा जब दोनों सॉलिड होंगे। यश, इन एयर रेजिस्टेंस आल्सो अ फ्रिक्शन। यश, जिसको एयर रेजिस्टेंस कहते हैं वो फ्रिक्शन भी है, वो और एयर की बॉइंट फोर्स भी, दोनों चीजें। एयर भी फ्रिक्शन ऑफर करता है, तो एयर रेजिस्टेंस में हम दोनों चीजें काउंट करते हैं, एयर का अप्लाई करा हुआ फ्रिक्शन भी, और एयर जो बॉइंट फोर्स अप्लाई करते हैं। जो टोटल ऑपोजिंग फोर्स एयर अप्लाई कर रहे हैं उसे आप रेजिस्टेंस कहते हैं, एयर रेजिस्टेंस। उसमें फ्रिक्शन भी आता है। सो लेट्स स्टार्ट विद स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सो स्लाइडिंग में भी ये तीन फ्रिक्शंस आपको आने चाहिए, स्टैटिक, static, limiting, and kinetic friction. So ये तीन तरह के फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। सो देखो पहले टाइप ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन तब एक्ट करता है जब तक एक्चुअल मोशन शुरू नहीं हुआ। अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी पर स्लाइड करना शुरू नहीं करती,
जब तक एक्चुअल मोशन स्टार्ट नहीं होगा तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। सो देखो स्टैटिक फ्रिक्शन का एग्जांपल देखो, जैसे अगर मैं एक ब्लॉक ले रहा हूँ, यहाँ देखिए जरा, मैंने एक ब्लॉक ले लिया, इस ब्लॉक को एक सरफेस के ऊपर रख दिया, आपने ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करी, अ फोर्स F1 इक्वल टू 1 न्यूटन। अब इस 1 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करने के बाद ये ब्लॉक मूव नहीं करता, ब्लॉक अभी भी रेस्ट में। 1 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करी आपने, लेकिन ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, ब्लॉक तो अभी भी रेस्ट में। इसका क्या मतलब है? Sir, friction is being applied. इसका मतलब ये है कि आपने जितनी, देखो इसका रीजन ये कि आपने 1 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करी, ये मूव नहीं कर रहा। इसका मतलब ये हुआ कि जिस डायरेक्शन में आपने अप्लाइड फोर्स दी है, दिस इज योर अप्लाइड, दिस इज योर अप्लाइड फोर्स। सो ऑपोजिट डायरेक्शन में एग्जैक्टली 1 न्यूटन की फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर। तो इफ योर अप्लाइड फोर्स इज 1 न्यूटन, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रही है वो फ्रिक्शनल फोर्स भी 1 न्यूटन, सिंपली, इसलिए बॉडी मूव नहीं कर रही। अगर एक नेट फोर्स एक्ट कर जाएगी देन बॉडी विल मूव। सिमिलरली मैंने अप्लाइड फोर्स इंक्रीज कर दी 2 न्यूटन। सो ये जो फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। मैंने अप्लाइड फोर्स थोड़ी और बढ़ा दी, मैंने अप्लाइड फोर्स बढ़ाकर 2 न्यूटन कर दिया, बॉडी अब भी मूव नहीं करती। अब भी मूव न करने का मतलब है कि जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा, दैट फ्रिक्शन इज अगेन 2 न्यूटन। 2 न्यूटन का फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, ये अब भी नहीं मूव कर रहा। आप अप्लाइड फोर्स और बढ़ा दी, 3 न्यूटन कर दिया, अब भी नहीं मूव करता, दैट मीन्स जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, दैट फ्रिक्शन इज 3 न्यूटन। जब मूव करेगा तब देखेंगे अब्दुल्ला। तो जब तक बॉडी मूव नहीं कर रही तब तक जो फ्रिक्शन एक्ट करता है, उस फ्रिक्शन को आप स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। सर हाँ सुन बोलो। सर वो 3 न्यूटन से ज्यादा नहीं हो सकता? क्या सर जो मतलब वो फ्रिक्शन है वो 3 न्यूटन से ज्यादा नहीं हो सकता? फ्रिक्शन अगर ऐसा हो जाता तो कितना मजा आता। सर इफ पॉसिबल। अब बताओ मुझे, अगर ऐसा हो जाता तो कितना मजा आता। अभी एक सेकंड में इसको लिख दूं फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक्चुअली स्टार्ट्स मूविंग ओवर द अदर। देखिए अगर फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स से ज्यादा हो जाए, अगर ऐसा होता मेथ्री, तो बॉडी को मूव कराने के लिए फोर्स की जरूरत ही नहीं थी। मैंने इसको यहां रख दिया, अप्लाइड फोर्स 0, 1 न्यूटन का फ्रिक्शन काम कर जाए तो फ्रिक्शन की वजह से मूव कर जाएगी। कार को फिर मूव कराने के लिए इंजन की क्या जरूरत थी? कार खड़ी हुई है, अप्लाइड फोर्स आपने कोई अप्लाई नहीं करी, 0 न्यूटन, 1 न्यूटन की फ्रिक्शन काम कर गई, तो क्या होगा? सर पर उसका अपोजिट फोर्स भी तो होगा ना? कौन लगाएगा? फ्रिक्शन ही तो होता है ऑपोजिंग फोर्स, और ऑपोजिट कहां से आएगा? सर नहीं, उसके मोशन को जो अपोज करेगा। रिएक्शन की बात कर रही हो? यस सर। रिएक्शन और एक्शन दोनों कार पर एक्ट करेगा या रिएक्शन अर्थ पर एक्ट करेगा? एक्शन और रिएक्शन, अगर कार अर्थ के ऊपर है, अर्थ ने कार पर फ्रिक्शन ऑफर किया, तो कार अर्थ पर फ्रिक्शन फोर्स लगाएगी ना। तो कार पर तो एक ही फोर्स काम कर रही है, दो तीन काम कर रही है। ओके सर। सो अगर फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स से ज्यादा हो जाए तो मजा आ जाएगा, फ्रिक्शन की वजह से बॉडी मूव कर जाएगी, बट फ्रिक्शन मोशन का जनरली अपोज करता है। अब्दुल्ला क्या कह रहा है? हर बार तो फ्रिक्शन आएगा सर, 1 न्यूटन की फोर्स हर बार एक्ट करती है अगर बॉडी रेस्ट पे भी। अगर अप्लाइड फोर्स अब्दुल्ला 0 हो जाए तो फ्रिक्शन भी 0 हो जाएगा। तो इस पूरी ड्रॉ करने का मतलब सिर्फ इतना है कि जब तक अप्लाइड फोर्स आप अप्लाई करते रहोगे, बॉडी एक स्टैटिक फ्रिक्शन जनरेट करती रहेगी, जो स्टैटिक फ्रिक्शन यूजुअली अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि इन्फिनिटी तक स्टैटिक फ्रिक्शन देती रहे।
एक लिमिट होगी जहां तक स्टैटिक फ्रिक्शन देगी। कॉज ऑफ फ्रिक्शन पर अभी आएंगे यश, बस थोड़ा सा 5 मिनट वेट करो। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कब एक्ट करेगा? दो बॉडीज हैं, जब तक बॉडीज के बीच में एक्चुअल मोशन स्टार्ट नहीं हो जाता, जब तक एक्चुअल मोशन स्टार्ट नहीं हो रहा, तब तक जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा, दैट फ्रिक्शन इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। इट एक्ट्स बिफोर one body actually starts moving over another, and the static friction is self adjusting. लिमिटिंग देखो, असल में मैं आज चाहता हूँ मैं कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा दूं, कल तो मैं कुछ भी नहीं करा पाया था, एक तुम्हारे डाउट्स के चक्कर में मेरा सूडो फोर्स ही हो पाया। अप्लाइड फोर्स अगर मैंने 4 न्यूटन ले ली, अप्लाइड फोर्स जो 4 न्यूटन है, और मैं कह रहा हूँ बॉडी अब भी मूव नहीं कर रही, दैट मीन्स फ्रिक्शन कितना होगा? 4 न्यूटन। अब मैं आपसे कहता हूँ दिस इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन जो ये सरफेस अप्लाई कर सकती, दिस इज द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जो ये सरफेस अप्लाई कर सकती है। 4 न्यूटन से ज्यादा की फ्रिक्शन ये सरफेस अप्लाई नहीं कर सकती। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने फोर्स जरा सी भी इंक्रीज कर दी, ये बॉडी मूव कर दे। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कब एक्ट करती है? जब बॉडी जस्ट मूव करने वाली, जब बॉडी जस्ट मूव करने वाली होती है, तब लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट करेगा, बट एक्चुअल मोशन अभी शुरू नहीं हुआ है। This limiting friction is basically the maximum value of static friction. Surface जो maximum static friction act कर सकता है is limiting friction. Static friction तो variable है, applied force के साथ साथ बढ़ता चला जाएगा, लेकिन एक static friction की भी maximum value होगी। जो surface maximum value जो होगी static friction की, that is limiting friction. So maximum value of static friction, Excuse me, sir. एक मिनट युवराज, बस एक मिनट, इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, उस मैक्सिमम वैल्यू को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, और ये तब एक्ट करेगा जब एक्चुअल मोशन जस्ट स्टार्ट होने वाला हो। इट एक्ट्स व्हेन बॉडी जस्ट स्टार्ट्स मूविंग, तभी जस्ट मूव करने वाला है, तब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट करेगा। अभी एक्चुअल मोशन शुरू नहीं हुआ है। ये कुछ ऐसा है कि एक बहुत हैवी सा ब्लॉक है, मान लो बहुत हैवी ब्लॉक है, मैंने 1 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करी, ये भी मूव नहीं करता। मैंने 2 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करी, ये भी मूव नहीं करता। 3 न्यूटन अप्लाई किया, अब भी नहीं कर रहा। 4 अप्लाई किया, अब भी नहीं कर रहा। लेकिन फोर्स से जरा से भी ज्यादा दिया, ये मूव कर जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस सरफेस जो मैक्सिमम फ्रिक्शन ऑफर कर सकता है, दैट मैक्सिमम फ्रिक्शन इज 4 न्यूटन, और उसी मैक्सिमम फ्रिक्शन को आप स्टैटिक फ्रिक्शन कहें, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहें। अब एक बार अगर आपने से आपकी अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है, तो बॉडी मूव करना शुरू कर देगी। अब जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा, उस फ्रिक्शन को आप काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। सो कैस्पल, अब मैं तुम्हारे डाउट की तरफ आ रहा हूँ, इसके बाद फिर तुम अपना डाउट पूछना जैसे ही इसे मैं खत्म करूँ। तो ये एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर अब आपने जो फोर्स अप्लाई करी, अप्लाइड फोर्स, दिस अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। मींस लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स अप्लाई कर दी, तो बॉडी मूव करने लगेगी विद सर्टेन एक्सेलरेशन। अब ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट कर रही होगी, दैट्स फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये तब एक्ट करती है, इट एक्ट्स व्हेन बॉडी is actually sliding over the surface. जब बॉडी सरफेस के ऊपर एक्चुअल में स्लाइड करेगी, तब जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा, दैट इज नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन। और ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, ये हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से कम होगा। मतलब ये आप ऐसे देख सकते हैं, बहुत हैवी ब्लॉक है, रेस्ट में था, उसे रेस्ट से मोशन में लाने के लिए बहुत फोर्स अप्लाई करने लगती है, लेकिन एक बार वो स्लाइड करना शुरू कर दे, तो उसे उसी स्लाइडिंग पोजीशन में कंटिन्यू कराने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स की जरूरत नहीं होती। जैसे यही है, ये एग्जांपल जो मैं बार बार ले रहा हूँ, इसे रेस्ट से मोशन में लाने के लिए ज्यादा फोर्स देनी होगी, लेकिन एक बार जब ये मूव करना शुरू कर दे, तो कंपेरेटिव कम फोर्स से काम चल जाता है।
बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन है, अलमीरा है, टेबल है, रेस्ट में थी, मोशन में लाने के लिए ज्यादा फोर्स देनी हो, क्योंकि रेस्ट से मोशन में लाने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम करना हो। लेकिन जब वो एक बार स्लाइड करना शुरू कर देती है तो अब जो फ्रिक्शन एक्ट करता है दैट्स काइनेटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से, मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। नेक्स्ट, अब यहां से एक क्वेश्चन आ जाता है, कहता है अप्लाइड फोर्स वर्सेस फ्रिक्शन ग्राफ प्लॉट करो। प्लॉट अप्लाइड फोर्स वर्सेस फ्रिक्शन। तो देखिए अप्लाइड फोर्स वर्सेस फ्रिक्शन ग्राफ जो होगा, एक्स एक्सिस पर मैंने अप्लाइड फोर्स ली हुई है, वाई एक्सिस पर मैंने फ्रिक्शन लिया हुआ। सो जैसे जैसे अभी तो हमने स्टैटिक फ्रिक्शन में देखा था कि जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाओगे आपकी फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ती चली जाएगी, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहां तक जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है ना, अप टू दिस पॉइंट, यहां तक, इस फ्रिक्शन को कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। फिर स्टैटिक फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम वैल्यू आएगी, क्या कहते हैं इस मैक्सिमम वैल्यू को? मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हो जाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। और उसके बाद जब ये मूव करना शुरू, और फोर्स बढ़ाओगे तो बॉडी मूव करना शुरू कर देगी, फ्रिक्शन कम हो जाएगा, तो बॉडी मूव करना शुरू करती है तो फ्रिक्शन कम हो जाता है। क्या नाम है इस फ्रिक्शन का? डायनामिक फ्रिक्शन। जब बॉडी मूव करना शुरू कर देगी तो जो फ्रिक्शन होगा दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। सो ये एक बड़ा कॉमन सा है कि वो कहता है अप्लाइड फोर्स वर्सेस फ्रिक्शनल फोर्स। तो उसका मतलब यही है कि ये पॉइंट आउट करो कब तक स्टैटिक फ्रिक्शन, कब लिमिटिंग, और काइनेटिक कैसे वेरी करे। नेक्स्ट देखिए, द नेक्स्ट इज कॉज ऑफ फ्रिक्शन। कि ये फ्रिक्शन आता ही क्यों है, क्यों सिस्टम के अंदर फ्रिक्शन काम करना शुरू कर देता है, फ्रिक्शन आता ही क्यों है, दैट्स कॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो देखो इसमें दो व्यूज हैं, एक ओल्ड व्यू है जो गलत है, एक रीसेंट जो रिसर्च है उसका व्यू है। तो मैं आपको दोनों बता देता हूँ, लेकिन ये सही है तो मैं इसको आगे लेके चलूंगा। ओल्ड व्यू का मतलब है, ओल्ड व्यू कहता है कि इट अराइज ड्यू टू irregularities on in surface, irregularities in surface। तो अगर आपने दो सरफेसेस ले ली, दोनों सरफेसेस में कुछ इरेगुलरिटीज हैं, उन इरेगुलरिटीज की वजह से फ्रिक्शन आएगा। जैसे अगर आप कोई सरफेस लोगे ना, कितनी भी प्लेन सरफेस क्यों ना ले, अगर आप उसे एक स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको दिखेगा कि यार ये स्ट्रेट नहीं है, इसमें इरेगुलरिटीज हैं, ये कुछ ऐसी सरफेस। इवन अगर आप ग्लास जो बहुत प्लेन दिखता है, ग्लास को भी देखोगे तो उसमें भी आपको ऐसी इरेगुलरिटीज दिखती। दूसरी सरफेस लेकर आए भाई, उसमें भी इरेगुलरिटीज होंगी। अब ये इरेगुलरिटीज एक दूसरे के साथ जाम हो जाएंगी, जैसे ऐसे कर कर अगर मैं अपने हाथ को जाम कर दूं, ये दो इरेगुलरिटीज हैं एक दूसरे से लॉक हो गई। तो पहले माना जाता था ये जो लॉकिंग है, दिस लॉकिंग इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन। बट इसके बड़े इश्यूज हैं। अगर ये लॉकिंग फ्रिक्शन का कॉज होता तो फ्रिक्शन एरिया के साथ बढ़ता, जितना ज्यादा आप एरिया लेते उतना ज्यादा फ्रिक्शन एक्ट करता। अगर ये लॉकिंग कॉज होता फ्रिक्शन का तो ये एरिया पर डिपेंड करता, जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाओगे फ्रिक्शन बढ़ता चला। बट मॉडर्न व्यू कहता है कि इट अराइज ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इट अराइज ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर
forces in two surfaces. भाई ये दो सरफेस हैं, एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है. इन दोनों सरफेसेस के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक्ट करेगी, उस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से फ्रिक्शन आता है. दैट्स द कॉज ऑफ फ्रिक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन टू सरफेस. तो अगर आपने दो सरफेसेस ले ली, उन दो सरफेसेस के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक्ट करेगी, उस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से फ्रिक्शन आएगा. अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है भाई? ये दो सरफेसेस हैं, इसके भी एटम्स होगा, इसका भी एटम होगा, न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस ऑपोजिटिवली चार्ज अट्रैक्ट करेंगे. उस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से फ्रिक्शन आता है. और ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, ये एक तरह की कोल्ड वेल्डिंग बना लेता है. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मेक्स कोल्ड वेल्डिंग. ये एक तरह की कोल्ड वेल्डिंग बना लेगा. अब हॉट वेल्डिंग होती है ना, जो वेल्ड करते हैं आयरन को. कोल्ड वेल्डिंग का एग्जांपल है जहां हीट इन्वॉल्व नहीं होती. लाइक अगर आपने देखा हो, आइस क्यूब्स ले लो आप, दो आइस क्यूब्स को एक साथ रख दो तो स्टिक कर जाते हैं. दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कोल्ड वेल्डिंग. तो यहाँ पर, वहां कोल्ड वेल्डिंग का कॉज कुछ और है आयरन में. यहाँ जो कोल्ड वेल्डिंग है वो सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से, कि मैंने ये सरफेस ली, ये सरफेस ली, इन्हें रख दिया, इसके मॉलिक्यूल और इसके मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. भाई इलेक्ट्रिक फोर्सेस होंगे इसके एटम में और इसके एटम्स में, इसके मॉलिक्यूल में, इसके मॉलिक्यूल में. दैट्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स फ्रिक्शन का कॉज है. अब वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पढ़ाना फिजिक्स का पोर्शन नहीं है, वो आप केमिस्ट्री का आपका पोर्शन है. वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रफनेस के साथ बढ़ जाती है. स्ट्रेंथ जितनी रफ सरफेस होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उतनी ही स्ट्रांग होती चली जाती है. तो फ्रिक्शन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे डिपेंड करता है. डिपेंडेंट ऑफ एरिया. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इस पर नहीं डिपेंड करती कि इन दोनों सरफेसेस का एरिया कितना है. मैं ऐसे कांटेक्ट में रखूं या ऐसे कांटेक्ट में रखूं. देखो ऐसे एरिया ज्यादा है, मैं देखिए यहाँ एरिया ज्यादा है कांटेक्ट में. मैं ऐसे रखूं या ऐसे रखूं, जब तक सरफेसेस सेम है फ्रिक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. फ्रिक्शन ऐसे रखो या ऐसे रखो, फ्रिक्शन सेम होगा. फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया. एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट से फ्रिक्शन बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है. इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट. इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट. क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो चार्ज पर डिपेंड करती है, सेपरेशन पर डिपेंड करती है, एरिया पर नहीं डिपेंड करती. इलेक्ट्रिक फोर्स है, चार्ज पर डिपेंड करेगी, सेपरेशन पर डिपेंड कर जाएगी, बट एरिया पर नहीं डिपेंड करेगी. तो ये कॉज ऑफ फ्रिक्शन. अब लॉज ऑफ फ्रिक्शन. नेक्स्ट देखिए, लॉज ऑफ फ्रिक्शन. लॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? लॉज ऑफ फ्रिक्शन में फर्स्ट लॉ होता है कि फ्रिक्शन डिपेंड करता है डिपेंड्स ऑन नॉर्मल रिएक्शन. लाइक अगर मैंने एक सरफेस दे दिया आपको, चलिए लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इसे लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं. तो ये सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर आपने एक ऑब्जेक्ट रख दी. सो ये ऑब्जेक्ट के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा हो. आप इसे राइट में लेकर जाना चाह रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है. तो ये जो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है, इट्स प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन. जितना ज्यादा आप नॉर्मल रिएक्शन बढ़ाओगे, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन उतना ही होता चला जाएगा. जब आप प्रोपोर्शनिटी का साइन हटाएंगे तो आप एक कांस्टेंट यूज, अच्छा एक पहला ही होगा, सेकंड,
सर हाँ कैसे? एक बात पूछनी थी कि वो हम कंपोनेंट्स में देखते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन 90 डिग्री पे है, तो नॉर्मल रिएक्शन का कोई भी कंपोनेंट उससे बढ़ाने में मदद नहीं कर रहा है, तो क्यों है सर ये सब? बिकॉज ये जितना स्ट्रॉन्ग नॉर्मल रिएक्शन होगा ना, उतनी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी. दिस नॉर्मल रिएक्शन कंट्रोल दैट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. क्योंकि जब मैंने नॉर्मल रिएक्शन पढ़ाया था तब भी मैं बता रहा था कि नॉर्मल रिएक्शन आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस दो सरफेसेस, फ्रिक्शन का Yes. भी. सो दैट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज रिलेटेड टू दिस नॉर्मल रिएक्शन, इसलिए. तो इसका मतलब डायरेक्ट सीधा सीधा कोई वो नहीं है सर? अभी है ना ये प्रोपोर्शनिटी का साइन लगाया हुआ, अभी तो कांस्टेंट आएगा. है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अभी ये कांस्टेंट और आएगा जो सरफेस की नेचर पे डिपेंड करेगा. इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेस. नेचर ऑफ सरफेस. तो देखिए लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन कहता है पहला लॉ, जो भी फ्रिक्शनल फोर्स होगी वो नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करेगी. तो अगर आपने एक बॉडी ली, उसे एक रफ सरफेस पर रख दिया, बॉडी और रफ सरफेस के बीच में एक नॉर्मल रिएक्शन n है, तो यहाँ जो भी लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा वो प्रोपोर्शनल होगा नॉर्मल रिएक्शन. जितना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन उतना ज्यादा फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेस की. आपकी जितनी ज्यादा रफ सरफेस होगी उतना ज्यादा फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा. तो जब आप ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है. इस कांस्टेंट को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. और ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नेचर ऑफ सरफेस डिसाइड कर रहा है. जितनी ज्यादा रफ सरफेस होगी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी. जितनी स्मूथ सरफेस होगी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन उतना ही कम होता चला जाएगा. तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सिंपली डिपेंड करता है रफनेस. तीसरा इसमें लॉ कहता है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट. भाई कॉन्टैक्ट एरिया कितना भी हो, कितना भी एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट हो, फ्रिक्शन पर इफेक्ट नहीं पड़ता. इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया. अब देखो फ्रिक्शन कैलकुलेट कैसे करते हैं. आपको फोर्स समझ में आ गया ना. आपके लिए बस एक एक्स्ट्रा फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, वेट, सूडो फोर्स, एक फ्रिक्शन और आएगा. बड़ा आसान तरीका है फ्रिक्शन कैलकुलेट करने का. पहले देखो स्टैटिक फ्रिक्शन. देखिए ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये आपने एक सरफेस ली, मैं हर जगह सरफेस नहीं बनाऊंगा, कई जगह मैं डायरेक्टली लिख दूंगा इसे. और इस सरफेस के ऊपर आपने इस बॉडी को रख दिया. भाई मैं कुछ दिनों में एक सब्जेक्टिव टेस्ट प्लान कर रहा हूँ लॉज ऑफ मोशन का. रिवाइज करते रहिएगा, एक दिन पहले बताऊंगा बस. अगर आप इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और बॉडी मूव नहीं करती, तो यहाँ जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा दैट स्टैटिक फ्रिक्शन. अब जब भी हम स्टैटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट करते हैं, देखो स्टैटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट नहीं है, सेल्फ एडजस्टिंग. तो वो अगर वो कह रहा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन, इसका मतलब है वो कह रहा है तुमसे लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट करना, क्योंकि स्टैटिक तो कांस्टेंट है ही. स्टैटिक फ्रिक्शन तो सेल्फ एडजस्टिंग है. जब भी हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं तो हम मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. तो यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन की, ये बैकवर्ड्स एक्ट कर रही है, और इसको आप लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कह सकते हैं. डाउनवर्ड्स वेट एक्ट कर रहा है, अपवर्ड्स नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है. तो आप कह सकते हैं फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा इट्स म्यू एस इंटू इट्स कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन. दैट्स फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, म्यू एस इंटू. अब इस म्यू एस की जगह आप म्यू एल भी यूज कर लो, एक ही बात. म्यू एल और म्यू एस में कोई फर्क नहीं है. जब भी हम कैलकुलेट करते हैं मैथमेटिकली तो हम मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. सेल्फ एडजस्टिंग नेचर किसी एक फॉर्मूले से नहीं आ सकता. ये था स्टैटिक फ्रिक्शन. नेक्स्ट देखिए काइनेटिक फ्रिक्शन.
काइनेटिक फ्रिक्शन इज सिंपल. काइनेटिक फ्रिक्शन कब आएगा? जब बॉडी मूव कर रही है. काइनेटिक फ्रिक्शन को आप लिख सकते हैं म्यू के मल्टीप्लाइड बाय. सो दिस इज काइनेटिक फ्रिक्शन विच इज म्यू के इंटू एन. म्यू के होता है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. कंपेयर कर सकते हो जरा, जब मूव करता है तो फ्रिक्शन बढ़ता है या कम हो जाता है? तो म्यू के इज लेस देन म्यू एल. जब बॉडी मूव करना शुरू करेगी तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाता है. एक चीज और याद रखिएगा, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती. तो दोनों कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है, स्टैटिक भी गिवन है, काइनेटिक भी गिवन है. म्यू एस गिवन है 0.3, म्यू के गिवन है 0.2. अब ये तुम्हें सोचना होगा कि कब कौन सा फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा. एक्टिंग ऑन द बॉडी इफ अप्लाइड फोर्सेस. तो G10 लेना 9.8. If applied forces, first part. Five Newton, 10 Newton. Applied force is 30 Newton. Applied force is 15. So, जब भी वो आपसे कहता है ना फ्रिक्शन कैलकुलेट करने के लिए, तो प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन, जिसे तुम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी कह सकते हो, उसे कैलकुलेट करके रख लो. इसे म्यू एल कहो या क्वेश्चन में म्यू एस दिया हुआ, एक ही चीज है. तो देखो यहाँ नॉर्मल रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो यहाँ जो नॉर्मल रिएक्शन होगा इट्स 10G. सो नॉर्मल रिएक्शन आ गया 10 into 10. नॉर्मल रिएक्शन आ गया इट्स 100. तो यहाँ पर एक 100 न्यूटन का नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है. तो यहाँ से आप फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन निकाल सकते हो. म्यू एस कितना है? 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 100. सो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 30. सबसे पहले हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल के रखते हैं. इसके बाद अब आ जाओ क्वेश्चन पे. फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि अप्लाइड फोर्स इज 5 न्यूटन. तो फ्रिक्शन कुछ लोगों का 30 आंसर आ रहा था. तो देखो बहुत सीधी सी बात है, फ्रिक्शन कभी भी अप्लाइड फोर्स से ज्यादा नहीं हो सकता ना. ये जो आपने कैलकुलेट करा है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन. अप्लाइड फोर्स कितनी है? 5 न्यूटन. जो आपने कैलकुलेट किया है दैट्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन. अप्लाइड फोर्स कितनी है? अप्लाइड फोर्स इज 5 न्यूटन. तो आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो सेल्फ एडजस्टिंग होता है. स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स की इक्वल आ जाएगा 5 न्यूटन. अब अप्लाइड फोर्स है 10 न्यूटन. बता सकते हो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन याद रखो हमेशा इस चीज को, सब कईयों के आंसर्स गलत थे इसमें. इस चीज को दिमाग में बिल्कुल बिठा लो कि स्टैटिक फ्रिक्शन कभी भी अप्लाइड फोर्स से ज्यादा नहीं हो सकता. ऐसा नहीं हो सकता है कि अप्लाइड फोर्स 10 हो और स्टैटिक फ्रिक्शन 30 आ जाए. देखो अगर हम 30 लिखेंगे तो अप्लाइड फोर्स से ज्यादा हो गया ना. और स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा होता है? सेल्फ एडजस्टिंग. कभी भी अप्लाइड फोर्स को एक्सीड नहीं करता. अब बताओ अंशिका क्या होना चाहिए आंसर? वही लॉजिक लगाओ जो यहाँ लगाया था फर्स्ट पार्ट. सर तो 10 ही होगा. हाँ, जितनी अप्लाइड फोर्स है उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन होगा. 10 न्यूटन ही होगा. थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में जो अप्लाइड फोर्स है वो अप्लाइड फोर्स है 30 न्यूटन. अंश बताओ जरा स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा? सर 30 होगा. हाँ, स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा अप्लाइड फोर्स के इक्वल है. अप्लाइड फोर्स को एक्सीड नहीं कर सकता. हाँ जी सर. अब फोर्थ पार्ट में अप्लाइड फोर्स है 50 न्यूटन. अब बताओ कौन सा फ्रिक्शन काम करेगा? स्टैटिक, लिमिटिंग, काइनेटिक? काइनेटिक सर.
काइनेटिक क्यों आ जाएगा? बॉडी इज इन मोशन। बॉडी मूविंग है। हाँ भाई, अप्लाइड फोर्स आ गई 50। सर मैं यही पूछ रहा था कि स्टैटिक और मूव काइनेटिक ज्यादा कैसे हो सकती है सर स्टैटिक से, क्योंकि हमने हमेशा यही पढ़ा था कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज मोर देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज मोर देन द काइनेटिक फ्रिक्शन। यस, लिमिटिंग फ्रिक्शन ना, नॉट द स्टैटिक वन। ओ बट सर फिर बॉडी मूव ही क्यों करेगी अगर हम स्टैटिक से ऊपर चलेंगे? देखो देखो, अप्लाइड फोर्स कितनी है? 50। यस सर। सरफेस जो मैक्सिमम फ्रिक्शन दे सकता है वो कितना है? 30। यस सर। सर वो लिमिटिंग ही होगी ना फिर, क्योंकि वो मैक्सिमम वो था। सुनो ना, अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन हो गई। अब क्या होना चाहिए? बॉडी रेस्ट में रहेगी या मूव कर जाएगी? बताओ। सरफेस जो मैक्सिमम फ्रिक्शन ऑफर कर सकती थी ना, वो मैक्सिमम फ्रिक्शन था 30। यस सर। आपने 30 से ज्यादा फोर्स अप्लाई कर दी। स्टेप बाय स्टेप बताना युवराज, तुम्हें क्या लगता है बॉडी रेस्ट में रहेगी या मोशन में आ जाएगी? सर इस हिसाब से तो मोशन में आएगी, बट जब मैं काइनेटिक फोर्स कैलकुलेट करता हूँ तो उस हिसाब से उसे रेस्ट में होना चाहिए। अभी आते हैं काइनेटिक पर भी, पहले तो ये बताओ, ये समझ में आया बॉडी मोशन में होगी? यस सर। अब जब बॉडी मोशन में आ गई तो कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करता है, स्टैटिक या काइनेटिक? सर काइनेटिक। काइनेटिक। सो दैट मींस अब जब बॉडी मोशन में आ गई तो काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा। यस सर। क्या है? अब हमें कैलकुलेट करना है काइनेटिक होगा कितना। काइनेटिक मैंने सिखाया था, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? म्यू के इनटू एन। सर वो 15 एक मिनट 20 न्यूटन आ रहे। अरे सर आ गया, हो गया सर, सॉरी 30 आएगा सर, 30 न्यूटन आ गया आंसर। 30 क्यों आएगा? गड़बड़ सर कर। क्योंकि उसका 20 हो गया ना, 20 ओपोजिंग फोर्स 20 न्यूटन हुई और 50 न्यूटन वो उधर से लगा रहा था, तो 30 न्यूटन। नेट फोर्स थोड़ी ना निकालनी थी, फ्रिक्शन ही तो निकालना था। ओह अच्छा। फ्रिक्शन एक्ट करेगा, वो कौन सा फ्रिक्शन होगा जब बॉडी मूव कर रही है? तो काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन विल बी 20। नेक्स्ट, ये देखते हैं ये किससे होता है, ये वाला न्यूमेरिकल। ये एक सरफेस है विच इज अ रफ सरफेस। इस बॉडी का मास है 10। यहां से मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं 50 न्यूटन। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है 0.3। मुझे बस फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल के दिखा दो। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा करना नहीं है। यस, सो यहां जो नॉर्मल रिएक्शन होगा ना, राइट, यहां नॉर्मल रिएक्शन एन जो होगा दैट इज इक्वल टू 50 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन 50 है, तो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा इट्स म्यू एल इंटू एन। एम जी नहीं होगा हमेशा भाई, एम जी तो नीचे एक्ट कर जाएगा, नीचे कोई कॉन्टैक्ट थोड़ी ना है जो एम जी को बैलेंस करे। हमेशा एन एम जी नहीं होता, ऊपर थोड़ी ना कोई नॉर्मली एक्शन एक्ट कर रहा है। जहां कॉन्टैक्ट होगा उसके परपेंडिकुलर नॉर्मली एक्शन काम करेगा। किसे बैलेंस करेगा? 50 वाले को। एन इज 50 न्यूटन, म्यू एल इंटू एन। So mu L is 0.3, N is 50. So force of limiting friction आ गया 15। तो ये 15 न्यूटन की फोर्स है लिमिटिंग फ्रिक्शन।